अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सतगुण आप समान प्राप्त हो, यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना। बारंबार जिनेश्वर देव, बारंबार जिनेश्वर देव। चलो रिवीजन कर ले अपन थोड़ा सा, याद है सब कुछ? क्या पढ़ रहे थे अपन? मध्य लोक के बारे में। मध्य लोक कहाँ पर है? यही 3 लोक के मध्य में है। हाँ, 3 लोक कौन कौन से होते हैं? ठीक है। अधोलोक में कितनी नरक पृथ्वियां हैं? 7। नाम याद है? बहुत बढ़िया, ठीक है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मध्य लोक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मध्य लोक में क्या है? द्वीप और समुद्र हैं। कितने हैं? असंख्य द्वीप और समुद्र हैं। उसमें से सबसे पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में कितने पर्वत हैं? 6 पर्वत हैं। नाम याद है? पर्वत देखकर बता दोगे? ठीक है। और क्षेत्र कितने हैं? देखकर बता दो। आप लोग पीछे आप बताओगे कितने क्षेत्र हैं? नाम देखकर बता दो। ठीक है, 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। इन क्षेत्रों में 14 नदियों के माध्यम से और डिविजन्स हो जाते हैं, ठीक है। इतना सबको याद है ना? 458 अकृत्रिम चैत्यालय काउंट करे थे आप लोगों ने? नहीं किए? अच्छा रुको, अभी काउंट कर लेते हैं, अंदर से शुरू करके बाहर तक जाएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम जम्बू द्वीप में देखेंगे। तो जम्बू द्वीप में कितने हैं? 6 पर्वत हैं। 6 पर्वत पर कितने हैं? 6 पर्वत के हो गए 6। उसके बाद में टोटल जम्बू द्वीप में विजयार्थ पर्वत कितने हैं? 32 हैं विदेह क्षेत्र में और एक भरत में, एक ऐरावत में। तो कितने हो गए? 34। तो 34 और 6 40 हो गए, ठीक है। उसके बाद में एक आता है मेरू। एक मेरू पे कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? 16।
एक मेरु पे हैं और 4 हैं, ठीक है, याद आ गया। तो कितने हो गए? 16 और 4 20, और पहले कितने थे? 40, 40 और 20 60 हो गए। इसके बाद क्या है? वक्षार पर्वत है। वक्षार पर्वत कितने थे? विदेह क्षेत्र में 16 वक्षार पर्वत हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 60 और 16 76, ठीक है, हो गए इतने। उसके बाद में एक है देवकुरु में जम्बू वृक्ष पे और एक उत्तर कुरु में शालमली वृक्ष पे, तो हो गए 78, हो गए 78। अब ऐसे सेम टू सेम हम कर देंगे, पूरे 2.5 द्वीप में है। एक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम, तो 78 के 78 हैं पूर्व धातकी खंड में, ऐसे ही हैं पश्चिम धातकी खंड में, फिर है पूर्व पुष्करार्ध में और है पश्चिम पुष्करार्ध में, ठीक है। तो 78 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 390 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 4 हैं मानुषोत्तर पर्वत पर, 4 हैं मानुषोत्तर पर्वत पर, तो कितने हो गए? 394, ठीक है। 4 हैं ईश्वाकार पर्वत पर, तो कितने हो गए? 398, ठीक है। ये 398 हो गए 2.5 द्वीप के अकृत्रिम जिन चैत्यालय, ठीक है। अब इसके बाद में 60 और बचेंगे। 4 हैं 11वें द्वीप में, कुंडलवर द्वीप में 4 हैं, उसके बाद 4 हैं 13वें रुचकवर द्वीप में, और नंदीश्वर द्वीप 8वां नंदीश्वर द्वीप, उसमें है 52, तो 52 4 और 4 हो गए 60, ठीक है। तो 398 हैं 2.5 द्वीप में और 60 हैं 2.5 द्वीप के बाहर, टोटल हो गए 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालय मध्य लोक के, ठीक है। हो गई काउंट पूरी? पूरे 3 लोक की बोल रहे हो आप? 8 करोड़ वाली अकृत्रिम चैत्यालय की संख्या है ना, पूरे 3 लोक की है वो। देखो मैं बताऊं, 8 करोड़ 56,97,481 पूरे 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वापस बोलूं, 8 करोड़ 56,97,481, ठीक है। ये पूरे 3 लोक के अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, ठीक है। उसमें से मध्य लोक के आपको बता दिए 458, ठीक है। अधोलोक में है 7 करोड़ 72 लाख। हाँ, भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं 7 करोड़ 72 लाख, 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं भवनवासी देवों के। व्यंतर देवों के और ज्योतिष देवों के अकृत्रिम जिन चैत्यालय असंख्यात हैं, उनकी काउंटिंग नहीं है, व्यंतर और ज्योतिष देवों के, ठीक है, ठीक है। अब बचे ऊर्ध्वलोक के वैमानिक देवों के अकृत्रिम जिन चैत्यालय, ठीक है, वो हैं 84,97,023, ये है ऊर्ध्वलोक के अकृत्रिम जिन चैत्यालय 84,97,023, ठीक है। इन सबको आप टोटल कर लोगे तो 8 करोड़ 56,97,481 अकृत्रिम जिन चैत्यालय पूरे 3 लोक के हो जाते हैं। व्यंतर और ज्योतिष के असंख्यात है ना, उसको इसमें काउंट नहीं करते। असंख्यात की काउंट अब हम लोग कर ही नहीं सकते। हाँ, असंख्यात, ठीक है। व्यंतर और ज्योतिष के असंख्यात असंख्यात हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योतिष भी जैसे ज्योतिष विमान है तो इतने सारे तारे हैं, इतने सारे विमान हैं, सब में एक एक होंगे, बहुत सारे होंगे, तो वो बहुत सारी काउंट हो जाती है। हम उसकी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोल देते हैं कि असंख्यात चैत्यालय हैं व्यंतर और ज्योतिष के, ठीक है।
एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं। 108 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं होती हैं। हाँ, ये जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं सब में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं, और अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के साइज में डिफरेंसेस होते हैं। मतलब एक होते हैं उत्कृष्ट, एक होता है मध्यम, एक होते हैं जघन्य, और एक फोर्थ और होते हैं, उनकी डायमेंशंस थोड़ी और अलग होती हैं। मतलब उत्कृष्ट जितने होते हैं उससे हाफ हाइट के मध्यम होते हैं, उससे हाफ हाइट के जघन्य वाले होते हैं, और सब में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं। ठीक है। अरहंत भगवान की प्रतिमाएं होती हैं वहाँ पे। ठीक है। रत्नों की अलग अलग कलर्स के रत्नों की वो जिन प्रतिमाएं होती हैं, अकृत्रिम होती हैं, अनादि से ऐसी हैं। हाँ, अरहंत हैं वो। कोई तीर्थंकर पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर तो हर 24 में होते जा रहे हैं। ये तो अकृत्रिम अनादिकाल से ऐसे ही हैं रचनाएं, शाश्वत रचनाएं हैं ना ये, तो ये चेंज नहीं होती। अरहंत भगवान की होती हैं। जैसे समवशरण होता है ना, समवशरण में भी स्थान स्थान पर अरहंत भगवान की और सिद्ध भगवान की मूर्ति नहीं होती है, पर अरहंत भगवान की प्रतिमाएं ऐसे समवशरण में भी स्थापित होती हैं। समवशरण में मानस्तंभ पर होती हैं, फिर आगे जाते हैं तो भी एक पिलर आता है, वहाँ पे भी होती हैं। इस तरह से वहाँ पे भी रहती हैं। वो भी अकृत्रिम रहती हैं? मतलब नहीं, समवशरण तो अकृत्रिम नहीं है ना, तो वो तो हाँ रचना होती है ना समवशरण की, तो हाँ देवों ने बनाया है ना। ठीक है, चलो अब अपने को आगे पढ़ना है, या कुछ और किसी को कुछ डाउट है? पढ़ना है आगे? काल चक्र का पढ़ा दूं? चलो, तो आप लोग सूत्र नंबर 27 निकालो। भरत ऐरावतयोः वृद्धि रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम बोलो मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। देखो सूत्र 27 में बोल रहे हैं भरत ऐरावतयोः, मतलब भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि रासौ। वृद्धि रासौ मतलब वृद्धि होती है और रास होता है। किसमें होता है? षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम, अर्थात जो उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी होते हैं उनमें 6 काल होते हैं। तो उत्सर्पिणी होती है उसमें वृद्धि होती है कालों में, और अपसर्पिणी में धीरे धीरे रास होता जाता है। तो इस तरह से ये जो वृद्धि रास के अकॉर्डिंग 6 कालों का परिवर्तन चलता है, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में चलता है। ठीक है। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी वहाँ के जो आर्य खंड हैं सिर्फ वहाँ पर ये परिवर्तन चलता है, म्लेच्छ खंडों में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बंद कर दो ना इसको। म्लेच्छ खंड जो होते हैं वहाँ पर कर्म भूमि होती है। ठीक है, और वहाँ पर रहता है समय चौथे काल जैसा। चौथे काल जैसा मतलब जैसे जब उत्सर्पिणी चल रही है ना, तो चौथे काल के प्रारंभ से फिर चौथे काल के अंत तक वाला जाएगा, मतलब वृद्धि उत्सर्पिणी की तरह वृद्धि में जाएगा। और जब अवसर्पिणी चल रहा है तो चौथे काल की मैक्सिमम वाली जो अवस्था होगी ना, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम आयु, वहाँ से लेके अवसर्पिणी की तरह धीरे धीरे वो ह्रास होते हुए जाएगा। लेकिन चौथे काल के प्रारंभ से अंत तक वाली स्थिति रहेगी चौथे काल की स्थिति। ठीक है, ऐसा ही जो विजयार्थ पर्वत होता है वहाँ पे जो विद्याधर वगैरह की नगरियाँ हैं वहाँ पे भी यही स्थिति रहती है। ये जो 6 काल का परिवर्तन है ये सिर्फ भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता है, और ये सिर्फ भरत ऐरावत के आर्य खंडों में है।
विदेह क्षेत्र के आरेखंडों में ये परिवर्तन नहीं होता। पूरे विदेह क्षेत्र में चौथे काल के प्रारंभ की जैसी स्थिति रहती है। हाँ, वहाँ पे प्रारंभ से अंत वाला चेंज भी नहीं होता, हमेशा चौथे काल के प्रारंभ की स्थिति रहती है विदेह क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र में कह रहे हैं ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। इसका मतलब है ताभ्याम मतलब भरत ऐरावत क्षेत्र को छोड़ के और जितने क्षेत्र हैं वहाँ के काल अवस्थित हैं। अवस्थित है मतलब वैसे के वैसे रहते हैं। मतलब जो नेक्स्ट क्षेत्र है भरत के बाद हेमवत क्षेत्र, ठीक है, और वहाँ से आएगा हैरण्यवत क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों में हमेशा जघन्य भोग भूमि के जैसी स्थिति रहती है। ठीक है, जघन्य भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं ना, भोग भूमि है ना, तो कल्प वृक्ष होंगे। उसके बाद में आता है हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र। यहाँ पे रहती है मध्यम भोग भूमि की जैसी स्थिति। ठीक है, और उसके बाद में बीच में जो दो हैं उत्तर कुरु और देव कुरु, वहाँ पे उत्तम भोग भूमि की जैसी स्थिति होती है। हाँ देखो, जो काल चक्र होता है तो काल चक्र में क्या है, जो भरत ऐरावत में काल चक्र के चेंजेस होते हैं ना, तो वो चेंजेस क्या है, सबसे पहले काल चक्र शुरू होता है उत्सर्पिणी से। ठीक है, और उत्सर्पिणी के 6 काल होते हैं, फिर शुरू होता है अवसर्पिणी। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष आया फिर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ऐसे ये घूमता रहता है। ऐसे ही उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी घूमता रहता है। तो एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी को मिला के इस पूरे टाइम पीरियड को बोलते हैं एक कल्पकाल। एक कल्पकाल बोलते हैं। एक कल्पकाल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। ठीक है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है एक कल्पकाल। उसमें से उत्सर्पिणी होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का और अवसर्पिणी होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। ठीक है, अब जब उत्सर्पिणी शुरू होता है तो उत्सर्पिणी शुरू होता है दुष्मा काल से। दुष्मा काल से उत्सर्पिणी शुरू होता है। उत्सर्पिणी का पहला काल होता है दुष्मा काल, फिर उसका दूसरा काल होता है दुष्मा काल, जो अभी अपना चल रहा है पंचम काल, वो होता है उत्सर्पिणी का दूसरा काल दुष्मा काल। उसके बाद उत्सर्पिणी का तीसरा काल होता है दुष्मा सुषमा काल। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है चौथा काल सुषमा दुष्मा काल, फिर होता है नेक्स्ट सुषमा काल, और फिर आखिरी छठा काल होता है सुषमा काल। ठीक है, सुषमा मतलब होता है सुसमा, सु मतलब अच्छा और समा मतलब समय। तो अच्छा समय वो सुषमा हो गया और बुरा समय वो दुष्मा हो गया। ठीक है, अब जब अवसर्पिणी शुरू होएगा तो इससे उल्टा चलेगा। अवसर्पिणी का पहला काल होता है सुषमा, फिर दूसरा होएगा सुषमा, फिर तीसरा होता है सुषमा दुष्मा, फिर चौथा होता है दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा और फिर दुष्मा। अभी चल रहा है पंचम दुष्मा काल अवसर्पिणी का। ठीक है, तो जो पहला काल मतलब जो सुषमा काल होता है वहाँ पे होती है उत्तम भोग भूमि। सुषमा काल में होती है उत्तम भोग भूमि, और सुषमा काल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। सुषमा का उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों में जब सुषमा आएगा तो उसका काल होएगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा सुषमा में होती है मध्यम भोग भूमि और उसका काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सुषमा दुष्मा, वो वहाँ पर रहती है जघन्य भोग भूमि और उसका काल होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। ये जो 3 काल होते हैं ना, ये भोग भूमि के काल होते हैं। अब जो 3 काल बच्चे वहाँ पे रहती है कर्म भूमि। ठीक है, भोग भूमि मतलब होता है जहाँ पे भोगों की प्रधानता होती है, और कर्म भूमि मतलब होता है जहाँ पे खुद को काम करके आजीविका करनी पड़ती है। हाँ, भोग भूमि में संयम धारण नहीं कर सकते। पहले ये काल लिख लो फिर भोग भूमि बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चौथा काल सुषमा दुष्मा काल है।
ठीक है। सुषमा काल का टाइम पीरियड होता है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। उसके बाद नेक्स्ट होता है दुष्मा काल, उसका है 21,000 वर्ष, और लास्ट है दुष्मा उसका भी है 21,000 वर्ष। ठीक है, ये हो गए इनके टाइम पीरियड। अब भोग भूमि क्या होती है? भोग भूमि में जो जीव होते हैं उनको वहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं, वहाँ पे भोगों की प्रधानता होती है, उनको जो चाहिए सब कुछ कल्प वृक्ष से डायरेक्ट मिल जाता है। वहाँ पे सम्यक दर्शन हो सकता है पर कोई अनुव्रत, महाव्रत, संयम आदि धारण नहीं कर सकता, वहाँ से मोक्ष नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे सब भोगों में ही लीन रहते हैं, तो संयम आदि की कोई अवस्था ही नहीं बनती है। भोग भूमि में सामान्य सारी जितनी भोग भूमि है वहाँ पे सारे जीव जो होते हैं उनका युगल में जन्म होता है, मतलब स्त्री पुरुष जैसे ट्विन्स होते हैं ना, वैसे युगल में स्त्री पुरुष का जन्म होता है, और वो जो स्त्री पुरुष होते हैं वो ही पति पत्नी होते हैं। ठीक है, वो भाई बहन नहीं होता। जो दो युगल में स्त्री पुरुष का जन्म होता है वो ही पति पत्नी होते हैं। वहाँ पे ये रहता है कि जो दो स्त्री पुरुष हैं, दो पति पत्नी हैं, उनकी दोनों की एज और हाइट सब सेम होती है, और उनकी जब आयु के लास्ट 9 मंथ्स 9 महीने शेष बचते हैं तब जो स्त्री होती है वो गर्भ धारण करती है, और 9 महीने के अंत में एक पुत्र और एक पुत्री उनको जन्म देते हैं। माता पिता जन्म देते ही मर जाते हैं, वो अपने संतानों को देख नहीं सकते, उनको नहीं पता होता कि ये हमारी संतान हुई है, इसलिए वो लोग माता पिता मर जाते हैं। अब जो नेक्स्ट होते हैं वो जो जन्म लेते हैं स्त्री पुरुष, वो पति पत्नी के रूप में रहते हैं, ऐसे ही वो उनके जीवन भर रहेंगे। फिर उनकी आयु के अंतिम 9 महीने में जो स्त्री होगी उनको गर्भ धारण होगा, फिर नेक्स्ट स्त्री पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे चलता है। वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं उनको आर्या बोलते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनको आर्य बोलते हैं। एक कॉमन विशेषण जैसा होता है, पुरुषों को आर्य बोलते हैं और स्त्रियों को आर्या बोलते हैं। और जब उन लोगों का मरण होता है तो स्त्रियों को छींक आके मरण होता है और पुरुष को जम्हाई लेके। अब ये कुछ ग्रंथों में इसका उल्टा भी मिलता है कि पुरुषों को छींक से और स्त्रियों को जम्हाई से मरण होता है, तो ये उनके मरण का कैसा रहता है वो है। और उनको मरण के समय भी कोई दुख नहीं होता है, बस एक छींक आई मरण हो गया, ऐसे रहता है। मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। भोग भूमि में भोगों की, सुख मतलब इंद्रिय विषय के जो सुख होते हैं, लौकिक सुख होते हैं ना, उसकी प्रधानता रहती है। और भोग भूमि के सभी जीवों का समचतुरस्त्र संस्थान होता है। संस्थान मतलब होता है शरीर का आकार, और समचतुरस्त्र संस्थान सबसे उच्च सबसे शुभ जो संस्थान होता है वो होता है समचतुरस्त्र संस्थान, मतलब सर्वांग सुंदर होते हैं वो। समचतुरस्त्र मतलब हाथ पैर नाक कान अंग उपांग सब जहाँ होने चाहिए, जिस रेशो में प्रपोर्शन में जैसे होने चाहिए वैसे होते हैं, उसको बोलते हैं समचतुरस्त्र संस्थान। तो उनका होता है समचतुरस्त्र संस्थान होता है। और वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। सहनन मतलब जो हड्डियों के जॉइंट्स वगैरह से रिलेटेड होता है उसको सहनन बोलते हैं। और वज्र वृषभ नाराज सहनन सबसे शुभ सहनन है। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले को आप ऊपर से गिरा दो, कहीं से कुछ मार दो, पीट दो, उनको कुछ नहीं होता, लगती नहीं है, हड्डियां नहीं टूटती, कुछ नहीं होता, मतलब वज्र जैसा उनका शरीर होता है। ऐसा सबसे शुभ सहनन और शुभ संस्थान होता है सारे भोग भूमि के जीवों का, स्त्रियों का भी, पुरुषों का भी, तिर्यंचों का भी। वहाँ के तिर्यंच भी ऐसे युगल में ही जन्म लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। ठीक है, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष मतलब आप उनसे जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। एक होता है मध्यांग। मध्यांग मतलब जिससे हमको पेय वस्तुएं जो भी चाहिए वो प्राप्त हो सकती हैं। नेक्स्ट होता है तूर्यांग। तूर्यांग से जितने भी हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, बजाने की चीज़ें होती हैं, वो सब प्राप्त होता है।
फिर नेक्स्ट है विभूषणांग, भूषणांग या विभूषणांग। इससे आभूषण जो होते हैं, ज्वेलरी वगैरह आभूषण, वो प्राप्त होते हैं। फिर होता है मालयांग, मालयांग, हाँ, इससे मालाएं, सुंदर सुंदर मालाएं इत्यादि सब चीज़ें ये प्राप्त होती हैं। मालाएं मतलब आप थोड़ी फूल मतलब वैसे फूल मत समझो, या पृथ्वी का एक फूल की, वैसे फूलों की कुछ मालाएं टाइप्स हो गई। और आभूषणांग में सारे जो कान के, हाथ के, नाक के सब भूषण, हाँ, सारे जितने भी आभूषण होंगे वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद में ना एक होता है ग्रहांग, ग्रहांग से सारे घर मिल जाते हैं। जितना बड़ा घर चाहिए, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, 5 स्टोरी, महल, मकान, महल, भवन, जो चाहिए वो जितना बड़ा जैसा चाहिए वैसा पूरा का पूरा ऐसे कैसे घर बना हुआ मिल जाता है। ये होता है ग्रहांग। फिर होता है भोजनांग, इससे खाने के लिए मिलते हैं, जितनी भी आहार के लिए सामग्रियां चाहिए खाने पीने की, वो सारी मिलती है भोजनांग से। फिर होता है पात्रांग, पात्रांग से बर्तन मिलते हैं, बर्तन इत्यादि सब चीजें वो होती है पात्रांग से। एक होता है वस्त्रांग, वस्त्रांग से कपड़े मिलते हैं, ठीक है। फिर होता है दीपांग, दीपांग से दिए आदि जो होते हैं उजाला करने के लिए वो प्राप्त होते हैं। और लास्ट होता है ज्योतिरंग, ज्योतिरांग, इससे हमको मतलब सूर्य, चंद्र, इनसे इनके जैसे तेज वाला प्रकाश मिलता है। मतलब ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों के प्रकाश की वजह से वहाँ पे भोग भूमियों में सूर्य चंद्र का प्रकाश उनको दिखता ही नहीं है, तो दिन रात का भेद भी नहीं होता वहाँ पे, और उनको सूर्य चंद्र तो पता ही नहीं होते कि सूर्य चंद्र होते हैं। भोग भूमि के जीवों को सूर्य चंद्र नहीं पता होते हैं। जब भोग भूमि खत्म हो रही होती है, जगन्य भोग भूमि, तब आपने सुना है कुलकर होते हैं। तो जब वो कुलकर हो रहे होते हैं, मतलब जब वो भोग भूमि का एंड आ रहा होता है, तो भोग भूमि का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है, तो उनको वहाँ पे सूर्य चंद्र दिखने लगते हैं। तो वो लोग डर जाते हैं कि ये क्या दिख गया, क्योंकि उनने कभी सूर्य चंद्र देखे नहीं होते हैं। फिर वो कुलकर होते हैं, वो उनको बताते हैं कि इनको ये कल्प वृक्ष के प्रकाश की वजह से कभी दिखे ही नहीं थे, ये तो हमेशा से यहीं पे थे। इस तरह से उनको बताते हैं फिर वो लोग। हाँ, कुलकर के पास जाति स्मरण ज्ञान से उनको पता लग जाता है कुलकर को, ठीक है। ये जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं ना, ये सभी भोग भूमि जीवों के, मतलब सभी युगलों के अपने अपने पर्सनल होते हैं, कोई कॉमन नहीं होते कि जैसे एक जयपुर है तो एक जयपुर में एक जगह पे 10 हैं, वहाँ से जाके सब ले आओ। सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं, और जिसको जितना चाहिए उतनी उतनी चीज़ें ले लो, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ऐसी होती है वो भोग भूमि की भोगों की व्यवस्था। वहाँ पे परिणाम भद्र होते हैं, मंदकशाई जीव होते हैं वहाँ पे, अच्छे परिणामों से ही भोग भूमि में जाते हैं। पाप करके कोई जीव भोग भूमि में नहीं जाता है, और इतने संक्लिष्ट परिणाम भोग भूमि में नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा कषाय हो जाए। भोग भूमि से मरण करके देवगति में ही जाता है जीव। यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाता है, और यदि सम्यक दृष्टि है तो पहले सौधर्म स्वर्ग या दूसरे ईशान स्वर्ग में जाता है, ठीक है। मनुष्य, तिर्यंच या नरक में नहीं जाते हैं, ठीक है, सौधर्म या ईशान स्वर्ग में। यहाँ भोग भूमि में विकलत्रय जीव भी नहीं होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं होते, बारिश भी नहीं होती, ओले बोले भी नहीं गिरते, जो वहाँ की जो ज़मीन होती है वो भी एकदम स्वच्छ रहती है, वहाँ की हवा होती है वो एकदम निर्मल होती है, सर्दी गर्मी की वेदनाएं नहीं होती है, कोई रोग आदिक नहीं होते हैं। मतलब आप कितनी सुख सुविधाएं सोच सकते हो, सब कुछ वहाँ पे होता है। वहाँ पे कोई किसी का नौकर नहीं होता, कोई किसी का बॉस नहीं होता, सब अपने अपने स्वामी होते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होता, हमेशा सब यंग रहते हैं,
पैदा होते हैं तो छोटे रहते हैं, एक हाँ, उत्तम भोग भूमि में 21 दिन में पूरे यंग हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। मध्यम भोग भूमि में 35 दिन में, और जघन्य भोग भूमि में 49 डेज में। और फिर एक बार युवा हो गए तो आयु के अंत तक वैसे ही रहते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होता है वहां पे। ठीक है, आयु बताती हूँ। वहां पे असंगी जीव भी नहीं होते, सब संगी जीव ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं कॉमन बता रही थी कि सारी भोग भूमि में कॉमन क्या होता है। अब हाँ, उत्तम भोग भूमि की आयु होती है 3 पल्ले की। 3 पल्ले की आयु होती है उत्तम भोग भूमि की। मध्यम भोग भूमि की आयु होती है 2 पल्ले की, और जघन्य भोग भूमि की आयु होती है 1 पल्ले की। ठीक है, उत्तम भोग भूमि की जो हाइट होती है वो होती है 3 कोश की, उत्तम भोग भूमि की। मध्यम भोग भूमि की हाइट होती है 2 कोश की, और जघन्य भोग भूमि की होती है 1 कोश की हाइट। ठीक है, इसके बाद में जो उत्तम भोग भूमि के जीव होते हैं वो 3-3 दिन में एक बार आहार करते हैं। 3 दिन में एक बार आहार करते हैं, और कितना सा करते हैं, बेर बराबर। इतनी छोटी सी बेर होती है, बस इतना सा आहार उनके लिए पर्याप्त होता है, और 3 दिन में एक बार आहार करते हैं। मध्यम भोग भूमि के जीव होते हैं वो 2 दिन में एक बार आहार करते हैं। एक होता है बहेड़े का फल होता है, बहेड़े का, बहेड़े, बस उतना सा उनको आहार चाहिए होता है, और वो 2 दिन में एक बार आहार करते हैं। ठीक है, और जघन्य भोग भूमि के जो जीव होते हैं वो 1-1 दिन के अंतराल से आहार लेते हैं, आंवले के बराबर। ठीक है, अब ये जो भोग भूमियां जीव है ना, इनकी जो वृद्धि का क्रम है, ये इनको, जैसे उत्तम भोग भूमि के जीव हैं उनको 3-3 दिन लगते हैं, 3-3 दिन में 7 काम होते हैं। ठीक है, पहले के 3 दिन में वो अंगूठा चूसते हैं, फिर नेक्स्ट जो 3 दिन होते हैं उसमें वो बैठने लगते हैं, फिर नेक्स्ट 3 दिन में वो ऐसे लड़खड़ा कर चलने लगते हैं, और नेक्स्ट 3 दिन में क्या होता है, वो अच्छे से प्रॉपर चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, और 3 दिन में वो क्या होता है, शिक्षा आदि से, कला आदि से निपुण हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 3 दिन में क्या होता है, वो और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 3 दिन बाद उनको सम्यक्त्व की योग्यता आ जाती है। मतलब उत्तम भोग भूमि के जीवों को टोटल 21 दिन बाद, जन्म के 21 दिन बाद सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता प्रकट हो जाती है। मध्यम भोग भूमि में ये है 35 डेज का, और जघन्य भोग भूमि में 49 डेज का है। ठीक है, मतलब मध्यम भोग भूमि में ये काम 5-5 दिन में होंगे, और जघन्य भोग भूमि में ये 7 काम 7-7 दिन में होंगे। तो ऐसे उत्तम भोग भूमि में 21 दिन बाद, मध्यम भोग भूमि में 35 दिन बाद, और जघन्य भोग भूमि में 39 दिन बाद उनको 49, ठीक है, 49 डेज बाद सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता प्रकट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अकाल मरण नहीं होता है, ना अकाल मरण होता है और ना कोई समाधि धारण करता है। ठीक है, सम्यक्त्व ले सकते हैं पर संयम नहीं होता, व्रत नहीं होते, समाधि मरण भी नहीं होता है। नहीं, मतलब वहाँ पे चारण रिद्धिधारी मुनि का आगमन हो सकता है, तो वो आके कुछ धर्मोपदेश दे दें तो उनके माध्यम से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, या फिर जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो उससे सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। ठीक है, या कोई देव आदि आ जाए, कोई आ जाए तो उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति उनको हो सकती है। ठीक है, मतिशुद्ध ज्ञान के धारी होते हैं, जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, वो मतिशुद्ध में ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए 3 काल। ठीक है, 3 काल के हिसाब से 3 प्रकार की भोग भूमि की व्यवस्था हो गई। इसके बाद में एक होती है कर्म भूमि।
कर्म भूमि में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जब भोग भूमि का एंड आ रहा होता है तो 14 कुलकर होते हैं। वो कुलकर क्या करते हैं, कर्म भूमि के लिए उनको रेडी करते हैं। मतलब भोग भूमि के अंत तक एंड होते होते कल्प वृक्ष नष्ट होने लग जाते हैं, सूर्य चंद्र दिखने लग जाते हैं। वो जो माता पिता होते हैं वो बालक के जन्म होने के बाद भी रहने लग जाते हैं। तो अब वो माता पिता क्या बालक को देख के डर जाते हैं कि ये कौन आ गया। तो फिर वो जो कुलकर होते हैं वो उनको बताते हैं कि ये आपकी संतान है, ये सूर्य चंद्र हैं, अब कर्म भूमि शुरू होने वाली है, तो अब आपको खेती आदि करके अपने लिए अनाज उगाना पड़ेगा, कॉटन एक्सेट्रा की वो खाद डालनी पड़ेगी जिससे कपड़े बना सकें। हाँ, असीम कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 6 विद्याएं वो सिखाते हैं। तो ये होती है कर्म भूमि, जहाँ पे अपनी आजीविका के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा तो आप रह पाओगे। भोग भूमि में क्या था, आपको कुछ करना नहीं था, सब मिल रहा था। कर्म भूमि में कर्म करके काम होता है, इसलिए उसको कर्म भूमि बोलते हैं। ठीक है, इस कर्म भूमि को इसलिए भी कर्म भूमि बोल सकते हैं क्योंकि यहीं पे आप ऐसा पाप कर सकते हो जिससे 7वें नरक तक जाओ, या ऐसा पुण्य शुभ भाव कर सकते हो जिससे आप उच्च स्वर्ग तक, सर्वार्थ सिद्धि तक जाओ, या फिर आप संयम धारण करके मोक्ष भी कर्म भूमि से ही जा सकते हो, भोग भूमि से नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे होती है कर्म भूमि। ठीक है ना। कुलकर भी ऐसे ही पैदा होते हैं अपने माता पिता, युगल में ही कुलकर भी पैदा होते हैं, पर वो कुलकर क्या, अब कोई ना कोई तो विशेष पैदा होएगा ना, जैसे तीर्थंकर भी नॉर्मल पैदा होते हैं पर हैं वो विशेष तीर्थंकर। ऐसे कुलकर जो होते हैं, ये कुलकर पूर्व भव में विदेह क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, विदेह क्षेत्र से आते हैं ये लोग, और विदेह क्षेत्र में शायिक सम्यक्त्व धारण कर लेते हैं और फिर यहाँ आते हैं। लेकिन वो क्या होता है, सम्यक्त्व धारण करने से पहले भोग भूमि की आयु बांध चुके होते हैं। हाँ, मनुष्य आयु बांध चुके होते हैं। अगर आयु नहीं बांधी होती तो सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में वो नियम से फिर स्वर्ग जाते हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं बनता। लेकिन वो पहले मनुष्य आयु बांध चुके होते हैं, फिर शायिक सम्यक्त्व लेते हैं, तो इसलिए वो भोग भूमि में जन्म लेते हैं। ठीक है, और उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो लोग ये सारी बातें बता पाते हैं। ठीक है, ये कुलकर अवसरपणी जब आता है, अभी जैसे अवसरपणी चल रहा है तो चौथे काल से पहले हुए। ठीक है, और जब उत्सरपणी चल रहा होगा तो वो जो उत्सरपणी का दूसरा अर्थात दुखमा काल होगा ना, उसके एंड में जाते जाते होंगे। उससे पहले तक वहाँ पे मतलब उत्सरपणी का पहला काल होता है दुष्मा दुष्मा और दूसरा होता है दुष्मा। इन दोनों कालों में दुष्मा के एंड में जाके कुलकर होते हैं। उससे पहले तक वहाँ पे ना धर्म रहता है, ना कोई प्रॉपर व्यवस्था रहती है, ना खाने पीने का किसी को ध्यान होता है। मिट्टी मिल गई, कुछ मिल गया, उसी को उठा के खा लिया, कर लिया, मतलब बहुत अव्यवस्थित सी व्यवस्था रहती है। जैसे छठे काल की सुनी होगी व्यवस्था, वैसी सी रहती है। हाँ, उत्सरपणी वाले। ठीक है, फिर वो कुलकर होते हैं, फिर वो कुलकर सब कुछ समझाते हैं, करते हैं। फिर जाकर के 14 कुलकर के बाद फिर वो तीसरा काल आता है, मतलब जो अपना अभी चौथा काल है वहाँ वो तीसरा होएगा। फिर वहाँ पे वो 24 तीर्थंकर आदि होते हैं, और फिर वो काल जब एंड हो जाता है तो नेक्स्ट काल आता है सुषमा दुष्मा। वहाँ पे भोग भूमि स्टार्ट हो जाती है। तो वो काल खत्म होते ही, भोग भूमि शुरू होते ही सब कल्प वृक्ष आदि सब अपने आप आ जाते हैं एक ही समय में अचानक से। ठीक है, ऐसे रहता है। और जो ये छठा काल, जैसे अभी अवसरपणी का छठा काल एंड होएगा तो प्रलय आता है। प्रलय आता है तो 7-7 दिन तक अलग अलग टाइप की कुवृष्टियाँ होती है, 49 डेज तक चलती हैं। और फिर वो प्रलय खत्म होता है तब नेक्स्ट उत्सरपणी शुरू होएगा, मतलब नेक्स्ट वो राउंड शुरू होएगा तो 7 सुवृष्टियाँ होके वो काल शुरू होता है फिर। ठीक है, इस तरह से ये काल चक्र का परिवर्तन चलता है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये सिर्फ भरत ऐरावत के आर्यखंड में ही होते हैं, बाकी सारी भूमियाँ वैसी की वैसी व्यवस्थित रहती हैं। नहीं, पंचम काल के अंत में कुवृष्टियाँ नहीं होती, तब छठे काल के अंत में जाकर के ही कुवृष्टियाँ होती हैं। ठीक है, चलो
विषय तो सब अपन ने पढ़ लिया है, सिर्फ सूत्र अर्थ करना बाकी है, तो कल कर लेंगे या अभी करना है? सूत्र अर्थ कर दूं? मतलब अधिकार पूरा हो जाएगा, सूत्र अर्थ कर दूं मैं? चलो 29 वाला सूत्र बताती हूँ। देखो इसमें लिख रहा है एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितो, मतलब 1 2 3 पल्ले की स्थिति वाले होते हैं। कौन होते हैं? हेमवतक, हारी वर्षक और देव कुरुवकाः। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया ना, बस उसी को समझना। हेमवतक मतलब हेमवत क्षेत्र वाले, वहाँ पे कौन सी भोग भूमि है? जघन्य भोग भूमि है। फिर है हारी वर्षक, हारी वर्षक है हरी क्षेत्र वाले, वहाँ पर है मध्यम भोग भूमि। और है देव कुरुवकाः, वहाँ पर है उत्तम भोग भूमि। तो अब मध्यम उत्तम जघन्य भोग भूमि की आयु के अकॉर्डिंग इनकी आयु बताइए, 1 पल्ले 2 पल्ले और 3 पल्ले की आयु। ठीक है, फिर नेक्स्ट सूत्र है तथोत्तराः। तथोत्तरा मतलब उससे उस साइड वाला। हमने हाफ हाफ किया था जम्बूद्वीप को, तो नेक्स्ट हाफ वाले में भी ऐसे के ऐसे आयु को कॉपी कर लेना। नेक्स्ट है विदेहेषु संख्येय कालाः। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि विदेश क्षेत्र में जो मनुष्य तिर्यंच होते हैं उनकी आयु संख्यात वर्षों की होती है। मतलब विदेह क्षेत्र की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व की। ठीक है, 1 कोटि पूर्व ये होती है उनकी आयु। ठीक है, उत्कृष्ट आयु है, जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है। ठीक है, नहीं 1 कोटि पूर्व उत्कृष्ट आयु है। ये जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर की हो उतनी। हाँ, तो उनकी है तो जरूरी नहीं है कि ऐसी आयु हो सबकी। उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व है और जघन्य आयु अंतर्मूर्त भी बताइए ना। ठीक है, तो ये विदेश क्षेत्र की आयु है। ठीक है, और नेक्स्ट सूत्र में बोला है भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। इसका मतलब है भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो जम्बूद्वीप का 90 शतभाग मतलब 190th पार्ट है। मतलब जम्बूद्वीप के 190 पार्ट्स कर देंगे, उसमें से एक पार्ट है वो भरत क्षेत्र का विस्तार है। 190 में से सिर्फ एक पार्ट जितना भरत क्षेत्र है, 190 पार्ट्स कर देंगे तो हमने जो कल 32 विदेह की नगरियां देखी थी ना, वो एक नगरी भी भरत क्षेत्र से बड़ी है। हाँ, इतना सा है भरत क्षेत्र। हमको लगता है हमारा घर बहुत बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है सूत्र द्विर्धात की खंडे और उसके बाद है पुष्करार्धे च। इसका मतलब है धात की खंड का और पुष्करार्ध द्वीप का जो विस्तार है वो जम्बू द्वीप के क्षेत्र और पर्वतों के विस्तार का डबल है। ठीक है, ये तो कल हमने वो बना के देखा था ना, बस उसी का सूत्र है। फिर उसके बाद है प्राग मानुषोत्तरान मनुष्याः, अर्थात जो मनुष्य हैं वो मानुषोत्तर पर्वत तक ही होते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद में है आर्या म्लेच्छाश्च। 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक आर्य और एक म्लेच्छ। ठीक है, म्लेच्छ होते हैं जो म्लेच्छ खंडों में रहते हैं, और एक अंतर्द्वीप होते हैं जो लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र है वहाँ पे अंतर्द्वीप होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुभोग भूमियाँ होती है और वहाँ के जीवों को भी म्लेच्छ बोलते हैं। कुभोग भूमियाँ मतलब वहाँ पे भी कल्पवृक्ष आदि होते हैं, पर वहाँ के जो जीव होते हैं वो जैसे किसी का शरीर मनुष्य का है तो मुंह तिर्यंच का होगा, मुंह मनुष्य का है तो शरीर तिर्यंच का होगा। थोड़े हाँ अच्छी मतलब थोड़ी भद्दी आकृति के जीव होंगे। हाँ, वहाँ की उनका नाम कर्म का उद्देश्य है, इसको बोलते हैं कुभोग भूमि। ठीक है, तो ये होते हैं आर्य और म्लेच्छ जीव। आर्य मतलब जो आर्य खंड में रहने वाले जीव हैं, या जो अच्छी जाति अच्छी कुल वाले जीव होते हैं उनको आर्य बोलते हैं, या जो छठे गुणस्थान आदि से आगे वाले हैं उनको भी आर्य बोलते हैं, सम्यक दृष्टि को भी आर्य बोलते हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सूत्र में बताया है भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य, अर्थात भरत ऐरावत और जो विदेह क्षेत्र है वहाँ पे कर्म भूमियाँ हैं। ठीक है, और
हाँ, अन्यत्र देव कुरुत्तरोभ्य लिख रहा है, मतलब विदेह वाला जो एरिया है उसमें देव कुरु और उत्तर कुरु के एरिया को हटा देना और बाकी की जगह पे क्या है, कर्म भूमियां हैं। ठीक है ना, ये सब बता दिया था ना, वो ही सब सूत्र में लिख रहा है। फिर है निरिस्थिति परावरे त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते। ठीक है, इसमें ना मनुष्यों की उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बताइए। पर मतलब उत्कृष्ट स्थिति और अवरे मतलब जगन्य स्थिति। तो उत्कृष्ट स्थिति है त्रिपल्योपम और जगन्य स्थिति है अंतर मुहूर्त। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति होती है 3 पल्ले और जगन्य होती है अंतर मुहूर्त। और तिर्यंचों की भी यही होती है, तिर्यक योनि जानांच, मतलब तिर्यंचों का भी सेम यही उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति होती है। ठीक है, हाँ, पूर्व जो है वो संख्यात है और जो पल्ले हैं वो असंख्यात है। ठीक है, चलो अब आपका ये अधिकार हो गया पूरा। ठीक है, कुछ पूछने, बोलो। उत्सर्पणी में जब उत्सर्पणी का चौथा मतलब सुषमा दुष्मा काल शुरू होएगा तब जघन्य भोगभूमि शुरू हो जाएगी, तो वहां पे कल्पवृक्ष आ जाएंगे। कुलकर आएंगे उत्सर्पणी के दूसरे काल में, मतलब दुष्मा काल में। अगर आप उत्सर्पणी का पूछ रहे हो तो उत्सर्पणी के दूसरे दुष्मा काल में कुलकर उत्पन्न होंगे, और अवसर्पणी में देखोगे तो अवसर्पणी के तीसरे सुषमा दुष्मा काल में कुलकर उत्पन्न होंगे। ठीक है, मतलब जिस काल में 24 होने वाली है उस काल से पहले होते हैं कुलकर, ऐसे समझ लो। ठीक है, करें पूरा। गौरव भैया की क्लास होगी, नहीं होगी तो जिनवाणी स्तुति कर लो फिर। इस प्रकार अभी हमने 6 कारणों का विभाजन आदरणीय स्वस्ति दीदी के माध्यम से सुना। अभी सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना सतवार।